हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के इस क्लास में हम लोग जो है वह महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे, है ना। अनुच्छेद जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में देखिए, अगर एसएससी या रेलवे के एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होता है। अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ एक ही एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस भी अनुच्छेद से पूछ ले जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है कि कुल तो 395 अनुच्छेद हैं और उसमें भी अगर आप सेक्शंस या क्लॉज को जोड़ लेंगे तो अभी लगभग 470 हो गए कुल, है ना। कहीं कहीं आपको 448 में से लिखा हुआ मिलेगा, बट टोटल अभी अगर वर्तमान में देखिए 2023 में देखें तो 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, है ना। अब इन अनुच्छेदों में क्या सारे हमें याद रखने? बिल्कुल भी नहीं। हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करीब आप कह सकते हैं कि 100 के आसपास मैं कह सकता हूं कि आपको अनुच्छेद है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर उन 100 में भी जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैं उन 100 को पढ़ाऊंगा, फिर उसमें से आपको छांट करके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ चीजें हमें डिटेल में भी जाननी चाहिए, अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आप कहेंगे नहीं सर ये तो आपने कहा ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम लोग इस वीडियो ये जो अनुच्छेद के क्लास है इसको कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ बहुत अगर मैं एक में कोशिश करूंगा तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, क्योंकि हमें अनुच्छेद के डिटेल्स को भी थोड़ा समझते हुए चलना है। तो चलिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को शुरू करते हैं। क्लास आपको दिख ही रहा है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बाइलिंगुअल है, दोनों ही माध्यम के बच्चे के लिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ बेसिक बात जो है अनुच्छेद से रिलेटेड उनको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम मूल रूप से भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी अगर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, तो उसे मूल रूप से हम सबको पता है कि 395 अनुच्छेद इसमें है कुल, है ना। मूल जो अनुच्छेद है वो 395 अनुच्छेद ही थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कई संशोधन हुए और उनके परिणाम स्वरूप जो है कई सारे और अनुच्छेद जो है वो जुड़ते गए, और है ना अभी वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। कितना दिखेगा? जैसे भाग में भी आप देखें तो पहले 22 भाग था, अब 25 भाग हो गए। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हो गई है, ठीक है। वही, और ये अनुच्छेद कहाँ है? तो ये अनुच्छेद संविधान के उन 25 भागों और 12 अनुसूचियों में इसको बांट लिया। हम लोग यहां जो अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें भाग को भी ध्यान में रखेंगे, कौन से भाग का कौन सा अनुच्छेद जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात तो बेसिक बात है जो आप जान भी रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। तो भाग वन आपको याद होगा, हमने संविधान का भाग अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट किया, हमने वहां उसके ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर किए थे कैसे उसको याद करना है। तो भाग 1 जो संघ एवं क्षेत्र की बात करता है, यूनियन एवं उसके टेरिटरीज की बात करता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये अनुच्छेद 1 से 4 है। इसमें कौन से अनुच्छेद याद रखने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसमें अनुच्छेद 1 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अनुच्छेद 1 में 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अनुच्छेद 1 किससे, उसमें अनुच्छेद 1 में संघ के नाम यानी यूनियन, नेम ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसके बारे में, यूनियन और उसके टेरिटरीज जो हैं उसके नाम यहां पर मेंशन किए। साथ में ही यहां पर एक और चीज आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है ना, यानी कि संविधान में 2 नाम लिए गए, इंडिया और भारत। तो इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है ना, यानी कि ये राज्यों का एक संघ है। ये हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो, है ना, ये कहता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 2 और 3 इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा यहां कंफ्यूजन होता है लोगों को, और यहां मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इसको थोड़ा समझिए। पहले कंफ्यूजन क्या है वो आपको समझता हूं। देखिए यहां कह रहा है, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है, यानी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जब आप 3 पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी नए राज्यों के गठन की बात करता है, और बाकी ये तो अलग है, ठीक है, कि मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, उनके सीमाओं और नाम में परिवर्तन वहां तो, लेकिन ये दोनों में कॉमन है। यहां भी नए राज्यों का प्रवेश स्थापना लिखा है, यहां नए राज्यों का गठन। इसका क्या अर्थ है इसको क्लियर कर लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। देखिए अगर कोई क्षेत्र ऐसा है
जो भारतीय संघ से बाहर है, यानी वो भारतीय संघ का अभी हिस्सा नहीं है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं है, लेकिन वो अब भारत का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो भारत का हिस्सा, भारतीय संघ का हिस्सा होता है, एक किसी राज्य के रूप में, किसी यूनियन टेरिटरीज के रूप में, किसी भी रूप में। तो ऐसे में जो उसका वर्णन है वो अनुच्छेद 2 में होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर कोई राज्य जो या कोई क्षेत्र जो ऑलरेडी वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संघ का ऑलरेडी हिस्सा है और उसके नाम बदले जा रहे हैं या उसमें नए राज्य बनाए जा रहे हैं, 2 राज्यों को बांटा जा रहा है, ठीक है ना, तब वो क्या होता है अनुच्छेद 3 में, यानी नए राज्य अगर बाहर से बन रहे हैं यानी बाहर से शामिल किया जा रहा है तब वो अनुच्छेद 2 में वर्णित होगा, और अंदर के यानी कि भारतीय संघ के ही किसी राज्य मतलब उसमें नए राज्य बनाए जाते हैं, उसका गठन किया जाता है, तो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन होगा, ये ध्यान रखना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, यहां एक लाइन कि संसद जो है विधि द्वारा यानी कानून द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। तो ये कौन करता है? ये संसद का कार्य है, बात समझ में आ रही है, और ये संशोधन के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले, तो ये हमने देखा। अब दूसरा है नागरिकता यानी सिटीजनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं। नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर जरा देखते हैं कि यहां पर कौन सा है। देखिए नागरिकता से वैसे सवाल बनते नहीं है, कम पूछे जाते हैं अनुच्छेद, लेकिन 2 अनुच्छेद मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और एग्जाम में मैंने इसको पूछते हुए देखा है, मैंने यानी PYQ से मैंने देखा है कि पूछे गए, लेकिन थोड़े कम पूछे जाते हैं। कौन सा? एक है अनुच्छेद 9 और एक है अनुच्छेद 11, ठीक है। 9 किसकी बात करता है? वो एकल नागरिकता की बात करता है, जिसको हम सिंगल सिटीजन, आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है, जो हमने ब्रिटेन से लिया था। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये कहां से लिया था हमने? ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता, ठीक है। ये एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ऐसे में वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, यानी वे लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि आप केवल एक ही नागरिकता भारत में रख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है, ठीक है, एकल नागरिकता चलती है। ये अनुच्छेद 9 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? वो ये कहता है कि संसद को जो है वो नागरिकता संबंधित मामले यानी कि नागरिकता के अधिग्रहण और उसकी समाप्ति का अधिकार है। ये भी एक सवाल पूछा गया है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नागरिकता से संबंधित जो यानी कानून है या मामले हैं, जैसे नागरिकता के अधिग्रहण या उसकी समाप्ति का अधिकार जो है वो संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है हमारा आर्टिकल आपका 11, ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है। चले आगे बढ़े। तो ये हमने देखा। अब हमें देखना है क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, ठीक है, वो है मौलिक अधिकार वाला सेक्शन, और सबसे ज्यादा यहीं पर है। यहां से हमें बहुत से याद करने होंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मौलिक अधिकार, देखिए ये तो ऐसी चीजें हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मौलिक अधिकार, वैसे एक आम नागरिक के रूप में हमें मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। वैसे ही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के आम नागरिकों को जिनके लिए मौलिक अधिकार बनाए गए उन्हीं को मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। तो आप सिर्फ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए आप इस नजरिए से देखें कि मौलिक अधिकारों की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। यहां पर हम सब नहीं, कुछ चुन करके पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या पूछा जाता है। हमको पता है कि मौलिक अधिकार 6 हैं और 6 में से जो पहले नंबर का है, फर्स्ट नंबर है, वो है हमारा क्या? समता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, अनुच्छेद 14 से 18, है ना। और ये सारे आपको याद करने हैं। अनुच्छेद 14 तो पूछता ही है, ये क्या कहता है? ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, कि सभी लोग जो है वो कानून के समक्ष क्या है? वो बराबर है, यानी कि वो इक्वल है ना। क्लियर है? ये हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 14 बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 15, इससे भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है क्या कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब यह है कि इन सभी आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्या? इलीगल है, ये निषेध है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहता है अनुच्छेद 15, याद रखेंगे।
और अनुच्छेद 16 जो ये किसकी बात करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, जो सार्वजनिक रोजगार के मामले है और अवसर की समानता, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, जो सार्वजनिक रोजगार है, जो सरकारी पब्लिक सेक्टर्स है, ठीक है, उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये 16 कहता है। और 16 में ही रिजर्वेशन को लेकर के मेंशन है, खास करके जो इसी का 16(4) है ना, यानी 16 का जो 4 है ये इसमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर के मेंशन है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे अगर आरक्षण का पूछ ले तो आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है, कि 16(4) जो है आरक्षण से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? फिर 17 कई बार पूछा गया, अस्पृश्यता, जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी बोलते हैं, छुआछूत बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छुआछूत बोलते हैं, ठीक है। तो छुआछूत जो है, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसके उन्मूलन की बात कही गई है ना, इसको भी निषेध करार दिया गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है। और फिर है अनुच्छेद 18, है ना, 17 के बाद 18, जो उपाधियों के अंत में, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटिश सरकार जब थी तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को कई अलग अलग तरह की उपाधियां दी गई थी। आपने, है ना, अगर आपने आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, है ना, किसी को नाइट की उपाधि दी जाती थी। तो ये अलग अलग उपाधि जो है वो दी जाती थी और इन उपाधियों का अंत किया गया। देखिए, उपाधि कुछ अभी भी दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उपाधि जो है वो अलग है, ठीक है, और यहां जो उपाधियां टाइटल्स की बात करते हैं वो अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18, ये तो सारे ही आपको पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। और ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल इससे पूछे जाते हैं, अक्सर, है ना। अब वो क्या क्या है इसमें, अनुच्छेद 19 है और फिर 19 में कई सारे हैं, 19 में ABCDE, जो ऐसे तो और भी है लेकिन DE तक इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? 19 तो बहुत साधारण है, ये हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में जो कुछ हमें अधिकार दिए गए उनके संरक्षण की बात करता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से अधिकार हैं इससे पूछा, है ना, ये गया सवाल है। अभी आपको पता होगा, है ना, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, कि बिहार स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें बिहार में जितने भी पेपर्स हुए, एग्जाम हुए 2005 से लेकर के 2023 के बीच में, उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज उसका एक डिस्कशन क्लास स्टार्ट किया, बिहार स्पेशल एक बैच स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जो यूट्यूब पर फ्री है, ये जीएस से रिलेटेड है, ठीक है, और बाकी मैथ्स और रीजनिंग्स पे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी जीएस के, जीके, जीएस के, वो सब स्टार्ट हो गया, सामान्य अध्ययन के शुरू हो गए, ठीक है। आप लोग उसको जरूर चेकआउट करिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियोस जो है वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वो आप बिहार का अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपके लिए रामबाण साबित होगा, उसको जरूर चेकआउट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1) का जो ए है, 19(1) का जो ए है, वो क्या कहता है? वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है ना, ठीक है, ये करता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो कहाँ है? अनुच्छेद 9(1) का ए, ठीक है। चलिए फिर 9(1)(b) में जो है वो, सॉरी 9 बोलते हैं, 19(1)(b) में जो है वो क्या है? शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ये आपको क्या दिया है? 19(1) का जो बी है वहां पर आपको बताया गया है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं, इसकी आजादी है आपको। फिर अनुच्छेद उसी में 19(1)(c) क्या कहता है? यह कहता है संगठन बनाने का स्वतंत्रता, कि आप जो है वो दल या संगठन बना सकते हैं, संघ या संगठन का निर्माण कर सकते हैं, इसकी आजादी है आपको। 19(1) का सी जो है वो ध्यान रखेंगे। 19(1) में डी जो है वो क्या कहता है कि आप पूरे देश में घूमने के लिए स्वतंत्र, आप इस देश में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। अब ये नहीं कि देखिए कुछ प्राइवेट एरियाज भी होते हैं, ठीक है, तो वहां आप ये लेके नहीं जाइएगा कि भाई नहीं हमें तो संविधान आर्टिकल दिया तो हम कहीं भी घुस जाएंगे। कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, क्योंकि देखिए अगेन जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता, ये नहीं होता कि वो कहीं भी जो है वो कहीं भी अमान्य नहीं होगा, बहुत जगह वो अमान्य भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए
लेकिन वो स्पेशल केसेस होता है। तो भारत के पूरे क्षेत्र स्वतंत्र रूप से घूमने की सुविधा आपको मिलती है 19(1)(d) में। 19(1)(e) कहता है क्या कि आप किसी भी क्षेत्र में, भारत का जो राज्य क्षेत्र है वहां किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, वहां बसने की आपको आजादी है, आपको स्वतंत्रता है। ये कहता है 19(1) का ई कहता है, याद रखिएगा। तो 19 में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब है 21 और 21(a), ठीक है। देखिए वैसे तो 20 भी पूछा जाता है, लेकिन 20 थोड़ा कम है। लेकिन 20 में आप एक ध्यान रखिएगा, 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो आपातकाल के समय जो है निलंबित नहीं किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, आप जरूर उसको भी देखिए। 20 मुझे डाल देना चाहिए, वो छूट गया, ठीक है, तो मैं आपको अलग से उसको बता भी दूंगा, ठीक है। खैर चलिए, तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है ना, जिसमें राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात हम लोग करते हैं, वो अनुच्छेद 21 है। और 21(a) में ही जो है वो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बात समझिए, किसको दिया गया? प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा 21(a) में दिया गया। 21(a) से भी अक्सर सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 21(a) से संशोधन पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये जो 21(a) है इससे रिलेटेड कौन सा संवैधानिक संशोधन है, ठीक है। चलिए, बाकी मैं कमेंट में पिन कर, जो जिन लोगों का सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल अगले हम लोग देखते हैं। तो हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आगे। अब है, आपको पता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा तीसरा जो है वो राइट है। किसमें? मौलिक अधिकार में। ये हमारा तीसरा अधिकार है जो अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में दिया हुआ है। 23-24 दोनों ही आप देख लीजिए। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 23 जो है वो मानव तस्करी की बात करता है, ठीक है, बस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। और बलात् श्रम, या आपको यहां पे अच्छा वर्ड है ना, जिसको बेगार आप बोलते हैं ना, बेगार है ना, बेगार श्रम, उसको निषेध माना है। यानी मानव तस्करी और बेगार श्रम दोनों को निषेध माना गया है अनुच्छेद 23 के तहत। कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 24 उन बच्चों के बारे में कि कारखानों और खादानों में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 24 इसकी बात करता है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देखा। अब अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 है, जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको, इसमें है तो आपको 25, 26, 27, 28 है, लेकिन आपको याद यहां मेनली 25 रखना है। कभी कभी अगर देखेंगे 27 भी है कि आपको कोई वो टैक्स ना देने वाली है। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो आपको धार्मिक कर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई टैक्स रिलेटेड है, ठीक है। मेनली इसे 25 अक्सर मैंने देखा है पूछते हुए, ठीक है। 25 क्या होता है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, उसका आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 में हमको दिया गया। और ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत होगा, है ना? चलिए, तो ये हमने देख लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 है। उसमें हमें 25 बस याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला हमारा क्या है? अगला कौन सा मौलिक अधिकार है? आइए, अब है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, जिसको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमारा कहां से? ये अनुच्छेद 29 और 30। मैंने ये भी आपको बता दिया कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 और 30 है, ठीक है। ठीक है, इसको आपको, इसमें अनुच्छेद 29, 30 को याद करने की जरूरत नहीं, बस ये जानकारी मैंने आपको देने के लिए कि इस कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये यहां पर हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है, अब यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें दो तीन चीजें, दो बातें देखिए। एक तो है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, जो बेसिकली रिट पिटिशन है, और वही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अनुच्छेद 32। यहां इसको समझिएगा अच्छे से, यहां से भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहां पर समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अनुच्छेद दिया गया है।
क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, यानी कि उसको वो एक विधि है ना, या फिर विधि की स्वीकृति उसको प्राप्त है। यानी ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है या कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको इधर उधर नहीं, आपको सीधा कहां जाना है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या आप राज्य के हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, और आपको अपना जो भी केस है आपको वो प्ली डालना है, ठीक है। फिर क्या करेगी, जो आपका हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, वो रिट इश्यू करता है, ठीक है। और ये बहुत इमीडिएट, रिट बहुत पावरफुल चीज है, एक तरह से ये बहुत इमीडिएट ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत इमीडिएट ऑर्डर्स होते हैं। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद एक है 226, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 226 क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, ये जो रिट जारी करनी है, रिट पिटीशन जो है, इसमें अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट इशू करता है। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। और ये लोग रिट इशू करता है जो भी कंसर्न्ड पर्सन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, उसके अगेंस्ट वो लोग रिट इशू करते हैं। कितने तरह के रिट इशू किए जाते हैं? देखिए, 5 तरह के जो है रिट इशू किए जाते हैं। और यहां पर आप देख भी रहे कि न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार 5 तरह के हैं। पहला जो है जिसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हीबियस कॉर्पस इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदी। ये जो इलीगल डिटेंशन होता है, आपने सुना होगा है ना, कि किसी व्यक्ति को जो पुलिस जबरदस्ती उठा लेती है ना, और मतलब उस पर वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी अपराध के जो है उनको जबरदस्ती डिटेन कर लिया जाता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा ये डिटेन कर लिया गया, कोई संस्था के द्वारा डिटेन कर लिया गया। तो ये जो इलीगल डिटेंशन है, लोगों को उससे बचाने के लिए रिट जो है वो पास किया जाता है, हीबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। और उसमें जो है कोर्ट ऑर्डर देता है, उस जो भी अगर वो कोई पुलिस स्टेशन है, कोई व्यक्ति है, तो उसको ये ऑर्डर देता है कि उसने जिसको भी बंदी बनाया है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, और अगर ये प्रूफ करे कि वो है ना दोषी है, और ऐसा नहीं होता है तो उसको आजाद कर दिया जाता है, ठीक है। खैर, उसके बाद उसी तरह परमादेश है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। एक है हमारा क्या? प्रतिषेध है, जिसको हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं। और हमारा क्या हो गया? उत्प्रेषण या रिट ऑफ सर्शरी कहते हैं। और फिर हमारा अधिकार परीक्षा को वारंटो। देखिए, रिट से रिलेटेड जो आपका पॉलिटी का जो डिटेल क्लास चल ही रहा है ना, वहां पर मैं जो है रिट के लिए आपको एक अलग क्लास दूंगा, ठीक है। कारण क्या है कि रिट को आपको समझना होगा अच्छे से, सारे रिट्स को, और उसको कैसे और कब कब अप्लाई किया गया, मैं उसके आपको कई सारे केसेस को भी दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यहां हम लोग चूंकि अनुच्छेद पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने यहां पर आपको बता दिया कि ये 5 के रिट आया था, तो ये 5 तरह के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, है ना। उसके बाद हमारा प्रोहिबिशन, उसके बाद सर्शियोरेडी और को वारंटो, ये 5 तरह के रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी करती है, हाई कोर्ट भी करती है। कब रिट होता है? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब, ठीक है। आगे बढ़ते अगले, है ना, आगे हमारा कौन सा अनुच्छेद है देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की लिस्ट देखते हैं। अब है राज्य के, अगला जो भाग 4 आपको पता होगा, है ना। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 जो है, इसमें भी कुछ अनुच्छेद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना, और आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन कौन से एक ही करके देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 36 और अब तो परिभाषा और वो सब रिलेटेड है, तो आपको वो नहीं देखना है। अनुच्छेद 38 जो है एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि लोक कल्याण को बढ़ावा, या लोगों के कल्याण के को बढ़ावा देने के लिए, है ना, राज्य जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था, है ना, बनाए और एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करे, ठीक है। और ये काम किसका है? राज्य का। ये मतलब राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो क्या करे, है ना। राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक, है ना, सामाजिक व्यवस्था, है ना, बनाए, एक सुरक्षित व्यवस्था का गठन करे, ठीक है। तो 38 ये भी कई बार पूछा जाता है। एक जो बहुत बार पूछा गया इसमें से मैं आपको बताऊं तो वो है अनुच्छेद 39A। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और वो किसकी बात करता है? समान न्याय, इक्वल जस्टिस
और मुफ्त कानूनी सहायता, जिसको फ्री लीगल एड कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फ्री लीगल एड की बात करता है और इक्वल जस्टिस की बात करता है। संविधान ये कहता है कि ये राज्य की ड्यूटी है, ये राज्य का है ना दायित्व है कि वो लोगों को समान न्याय दिलाए, ठीक है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करे और साथ ही है ना लोगों को फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 39A, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। फिर ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कारण है आजकल हाल फिलहाल में न्यूज में रहने के कारण। इस साल भी ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, संसद में भी रहा, वो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं है ना यूनिफॉर्म, है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में है ना बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के, ठीक है। और वो है अनुच्छेद कौन सा? 44, है ना डीपीएसपी का अनुच्छेद 44, सॉरी मैं 45 का एक कलर कर रहा हूँ, एक सेकेंड, सॉरी है ना, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 जो है वो नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 45 क्या है ना। 45 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, आप पढ़ लीजिए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है ना, इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा जाता है, वो अनुच्छेद 45 से रिलेटेड है। ये पूछा गया ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम, एक आध दो बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कम देखता है। फिर अनुच्छेद 46 भी उसी तरह का है, ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। ये दोनों आप अगर नहीं भी याद रह रहा है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस अगेन बन तो कुछ भी सकता है, ठीक है, लेकिन कम बनते हैं। अब अनुच्छेद 50 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाता? कारण है, देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से ये अलग करता है। ये अनुच्छेद जो है वो न्यायपालिका को है ना क्या करता है, यानी कि जो हमारा जुडिशियरी है उसको कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 50। और फिर अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कि राज्य का दायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, ये राज्य का दायित्व है ना। बात समझ में आ रही है? नीचे अनुच्छेद 51A लिखा हुआ है, ये दरअसल भाग 4A का है। ये किसका है? अगर जब हम इस आर्टिकल की बात करेंगे तो ये भाग है ना, यहां पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक ही आर्टिकल है, इसमें इतना लिखने की जरूरत है। भाग 4A के है। आपको पता है कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976, हमने भाग ऑलरेडी पढ़ा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है भाई जाकर के देख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन भाग से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा शायद, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, उस कमेटी के सिफारिश के बाद जो है ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहले जो है इसमें 10 है ना मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ दिया गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये हमने यहां पर देखा है ना डीपीएसपी, है ना, यानी कि भाग 4 तक में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे, है ना, यानी कि बेसिकली हमने 51A तक देख लिया गया। इसके बाद भी जो है ना, इसके बाद आपको पता है ना कि संघ है ना, और जब हम लोग संघ की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारा राज्य है, फिर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम इसको 2-3 वीडियोस में, छोटे वीडियोस में रखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको धीरे धीरे लर्न करिएगा, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट जो 2 वीडियोस है वो भी बहुत जल्दी है ना, बेसिकली उम्मीद करिए कि ये है ना एक आध दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, है ना। इसे तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो देखिए वीडियो को शेयर जरूर करिए, है ना, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। आपको पता है ये चैनल नया है, बट आप भी इतना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस चीज को से सहमत होंगे कि जो लेवल ऑफ कंटेंट यहां प्रोड्यूस किया जा रहा है वो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन में भी आपको पे करके नहीं मिलेगा, जो मैं आपके लिए फ्री में लेकर के आ रहा हूं, ला रहा हूं, लाता रहूंगा, ठीक है। जीएस तो आप छोड़ दीजिए, है ना, जीएस आने वाले कुछ महीने बाद, है ना, आप चाहे किसी भी एग्जाम, आप है ना बैंक में तो खैर उसमें भी स्टैटिक सब आता है, लेकिन उसको छोड़ दें तो एसएससी, रेलवे, है ना, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, हर एग्जाम में
यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चंस आएंगे और इसकी गारंटी है, और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे। खैर, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। और सारे ही चीज़ों की प्लेलिस्ट बन रही है, और यहाँ की और जिस चैनल प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर जाकर चेकआउट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में, है ना। मिलते हैं, अब जो बाकी अनुच्छेद बचे हुए उनको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इसके लिए जय हिंद, धन्यवाद।